नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास संस्था के अंदर झांकने वाले हैं जी। और हमारे हाथ जो कागजात लगे हैं वो हैं दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की 100वीं बैठक के मिनट्स। और ये कोई ऐसी वैसी संस्था नहीं है। इसकी नींव खुद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखी थी। हाँ, और यही बात इसे एक जबरदस्त ऐतिहासिक वजन देती है। बिल्कुल। हमारे पास 12 नवंबर 2025 को मुंबई में हुई इनकी 100वीं मीटिंग की पूरी कार्यवाही है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि इस मीटिंग में ऐसा क्या खास था और खास तौर पर डॉक्टर अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के लिए जो विशाल आयोजन होता है उसकी प्लानिंग को परत दर परत समझना। और ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी भी संगठन के लिए 100वीं बैठक एक मील का पत्थर होती है। सही बात ये है। सिर्फ एक रूटीन मीटिंग नहीं थी। ये इस बात का सबूत थी कि ये संस्था इतने सालों से लगातार काम कर रही है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मतलब एक जश्न का मौका भी था ये। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्रोत के मुताबिक ये बैठक डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर के मार्गदर्शन में हुई जी। और इसकी अध्यक्षता की एडवोकेट एस.के. भंडारे ने। और बैठक की शुरुआत कैसे हुई वो भी अपने आप में एक कहानी कहता है। बिल्कुल। बैठक की शुरुआत हुई सामूहिक त्रिसरण पंचशील से। यानी बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें एक साथ दोहराकर। हाँ, ये पहली ही लाइन में ये साफ कर देता है कि इस संगठन की जड़ें कहाँ हैं, इसका आध्यात्मिक आधार क्या है। और यहीं से बात असल में खुलनी शुरू होती है। एडवोकेट भंडारे ने अपनी शुरुआती बात में ही कह दिया कि यह 100वीं सभा है। और इसका सबसे बड़ा और जरूरी एजेंडा है 6 दिसंबर को होने वाले महापरिनिर्वाण दिवस के इंतजाम को लेकर आदेश जारी करना। मतलब फोकस एकदम क्रिस्टल क्लियर था। बिल्कुल। और ये बात इस सोसाइटी के लिए महापरिनिर्वाण दिवस के आयोजन के महत्व को दिखाती है। हाँ। ये सिर्फ किसी को याद करने का दिन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा, बहुत क्या कहते हैं, पेचीदा आयोजन है जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। कह सकते हैं कि उनके पूरे साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है। बिल्कुल। तो एजेंडा तो साफ था, लेकिन जब हम इस योजना की गहराइयों में उतरते हैं तब असल कहानी सामने आती है कि कैसे लाखों लोगों के लिए एक अस्थायी शहर खड़ा किया जाता है। हाँ, ये आयोजन 3 से 7 दिसंबर तक चलना था और इसके लिए मुंबई, थाने, पालघर, रायगढ़ और यहाँ तक कि पूरे देश से पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई। और ये सिर्फ काम बांटना नहीं था। जो मिनट्स हमारे हाथ लगे हैं उनमें एक अविश्वसनीय रूप से विस्तृत योजना का जिक्र है। पूरे इंतजाम को 18 अलग अलग विभागों में बांटा गया है। 18 विभाग। जी। पहली नजर में ये तो जरूरत से ज्यादा लगता है। क्या ये ब्यूरोक्रेसी है या इस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट के पीछे कोई गहरा कारण है? आपका सवाल बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी काम कर रही हो। सही बात है। और इसका जवाब हमें विभागों के बंटवारे में ही मिलता है। ये सिर्फ भीड़ को काबू करना नहीं है। हर विभाग का एक खास मकसद है। जैसे विभाग 11 सिर्फ राजगृह से दादर स्टेशन और अंबेडकर भवन तक के रास्ते को देख रहा है। अच्छा। विभाग 12 की जिम्मेदारी शिवाजी पार्क और उसके आसपास का इलाका है। तो मतलब हर अनुयायी के सफर के हर कदम को आसान और सम्मानजनक बनाने की कोशिश है ये। बिल्कुल। 1 मिनट, स्रोत में एक और बात लिखी है, शिफ्ट सिस्टम। हाँ। सुबह 8 से रात 8 और फिर रात 8 से सुबह 8। मतलब ये पूरा सिस्टम 5 दिनों तक कभी सोएगा ही नहीं। यही तो इस योजना की सबसे खास बात है। ये 2400 घंटे चलने वाला ऑपरेशन है। इसका प्रबंधन करना कितना जटिल होता होगा। बहुत ज्यादा। और कुछ विभाग तो इस आयोजन के असली मकसद को और भी साफ कर देते हैं। जैसे विभाग 13 को देखिए, प्रकाशन साहित्य की बिक्री। ये सिर्फ लॉजिस्टिक्स नहीं है। नहीं, ये बाबा साहेब के विचारों और बौद्ध धर्म के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। और विभाग 14, भोजन की व्यवस्था। हम लाखों लोगों की बात कर रहे हैं जो यहाँ आते हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर विभाग 15 है निवास व्यवस्था के लिए, जो बाहर से आने वालों के लिए है। और विभाग 17 स्वास्थ्य विभाग, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए। ये तो वाकई में एक शहर बसाने जैसा है। बिल्कुल। और विभाग 18 है मीडिया विभाग, जो इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी बाहर तक पहुंचाएगा। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें तो ये योजना सिर्फ एक लॉजिस्टिक्स का दस्तावेज नहीं है। नहीं, ये एक समुदाय की अपनी विरासत के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। ये उन लाखों लोगों के लिए एक सहज, सम्मानजनक और सुरक्षित अनुभव देने का वादा है, जो अपने नेता को श्रद्धांजलि देने आते हैं। हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा गया है। बिल्कुल। और ये प्रतिबद्धता सिर्फ इस एक आयोजन तक ही सीमित नहीं थी, है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बैठक के बाकी एजेंडा आइटम्स भी
इसी बड़ी तस्वीर की ओर इशारा करते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस महाआयोजन की योजना के बाद बैठक में विषय क्रमांक 3 से 11 पर चर्चा हुई। और अगर हम इन विषयों को देखें तो संगठन की भविष्य की रणनीति साफ नजर आती है। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं शायद। हाँ, बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है संगठनात्मक विस्तार और शासन, जैसे कि विषय क्रमांक 3 BSI मिशन 25 को लागू करना जी, या विषय क्रमांक 4 जिसमें अलग अलग शाखाओं के कामकाज पर चर्चा हुई। सही। और उसी के साथ जुड़ा है विषय क्रमांक 5 जिसमें सभी राज्यों और प्रदेशों से हर 3 महीने में प्रोग्रेस रिपोर्ट और जमा खर्च का हिसाब मांगा गया है। तो ये तीनों विषय मिलकर दिखाते हैं कि संगठन भविष्य के लिए योजना बना रहा है। हाँ, और अपने ढांचे को मजबूत कर रहा है और अपने कामकाज में पारदर्शिता लाने की कोशिश कर रहा है। और इसी पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा हुआ विषय क्रमांक 10 भी है। बिल्कुल, जिसमें उन पुराने पदाधिकारियों पर कार्रवाई की बात है जिन्होंने अपना हिसाब किताब जमा नहीं किया है। ये एक मजबूत संदेश देता है। हाँ, बहुत मजबूत संदेश। तो ये तो हुआ संगठन को चलाने का मामला। अब दूसरा हिस्सा आता है धार्मिक और सांस्कृतिक पहल। ये इस संगठन के मूल उद्देश्य से जुड़ा है। सही। विषय क्रमांक 7 में एक बुद्धिस्ट सेमिनरी शुरू करने की बात है जो बौद्ध धर्म की शिक्षा का एक बड़ा केंद्र हो सकता है। और विषय क्रमांक 8 में बुद्ध गया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करने पर भी चर्चा हुई। जी। लेकिन एक विषय है जो इन सबसे अलग और शायद सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी लगता है। आप विषय क्रमांक 9 की बात कर रही हैं? हाँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन। यहाँ बात बहुत गंभीर हो जाती है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। स्रोत में सिर्फ आंदोलन शब्द का इस्तेमाल नहीं है। हाँ। इसमें न्यायालयीन लड़ाई यानी कानूनी लड़ाई लड़ने और गंभीर अभियान है जो सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि कानूनी भी है। मतलब ये सिर्फ विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक पूरी कानूनी जंग लड़ने की तैयारी है। हाँ, और ये संगठन के इरादों को एक नए स्तर पर ले जाता है। इन सब गंभीर चर्चाओं के बाद मीटिंग के आखिर में एक बहुत ही मानवीय और यादगार लम्हा भी आया। हाँ, स्रोत में जिक्र है कि जब से एडवोकेट SK भंडारे ने केंद्रीय कार्यालय प्रमुख का पद संभाला था तब से ये 100वीं बैठक थी। और इस मील के पत्थर का जश्न मनाने के लिए मुंबई प्रदेश शाखा की तरफ से सभी को पेड़े बांटकर मुंह मीठा कराया गया। ये सुनने में एक छोटी सी बात लगती है ना? हाँ, लेकिन ये बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि इतने गंभीर, इतने संरचित काम के बीच आपसी जुड़ाव और जश्न के लिए भी जगह है। ये इस संगठन को सिर्फ एक औपचारिक संस्था के तौर पर नहीं बल्कि सदस्यों के एक समुदाय के रूप में दिखाती है जो अपनी कामयाबियों का जश्न मनाना जानता है। सही। तो आज की हमारी इस पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमारे सामने डॉक्टर अंबेडकर की बनाई एक ऐतिहासिक संस्था की तस्वीर उभरती है। जी। एक ऐसी संस्था जो अपने सबसे बड़े सालाना आयोजन के लिए एक अविश्वसनीय रूप से बारीक और गहरी योजना बना रही है। बिल्कुल। और साथ ही वो अपने भविष्य के विस्तार, शासन और बड़े सांस्कृतिक अभियानों पर भी पूरी ताकत से काम कर रही है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिस पर हमारे श्रोता सोच सकते हैं। अच्छा। स्रोत में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन और उसके लिए न्यायालयीन लड़ाई का जिक्र है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी धार्मिक स्थल की मुक्ति के लिए एक आधुनिक और संविधान के दायरे में काम करने वाले संगठन का कानूनी लड़ाई लड़ने का क्या मतलब है। ये आस्था, इतिहास और आज के कानून के बीच, हाँ, उनके बीच के कैसे जटिल रिश्ते की ओर इशारा करता है।